नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। इस दृष्टिकोण से होगा क्योंकि पहली बार हम लोग अमूर्त विषयों पर आधारित जो निबंध होते हैं उसके मॉडल निबंध को मैं दिखाऊंगा। आपको मॉडल निबंध दिखाऊंगा, एक ही नहीं दिखाऊंगा, 3 निबंध मैं दिखाऊंगा। पूरा नहीं, आपको कम से कम इंट्रो और उसके कुछ मुख्य हिस्से को और उसकी कमियाँ निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे, कुछ बच्चों की समस्या आ रही है इसमें कि पॉलिटी के आंसर राइटिंग में करंट को कैसे इंक्लूड किया जाता है या इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग में करंट को कैसे इंक्लूड किया जाता है। इसको मैं समझाऊंगा ओरली आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद से एक आंसर और मैं दिखाऊंगा जिसका वो दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग वो गलती कर रहे हैं, तो आपका आज से उसमें भी सुधार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। खूब मेहनत से पढ़िएगा। 30 सितंबर तक का आपके पास वक्त है और ये अद्वितीय होगा क्योंकि इसके बाद फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। फिर 2024 के सितंबर के आसपास आपका एग्जामिनेशन होगा या जून जुलाई के बाद ही होगा 2024 में। तो इसलिए इसमें पूरा ताकत से पढ़ाई कीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा बार बार, कम से कम जब आप मेहनत 100% करते हैं अपना, तो सिलेक्शन अगर नहीं भी होगा तो कम से कम इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मैंने मेहनत पूरी की, कोशिश पूरी की मैंने। हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज़ होता है। तो हर दृष्टिकोण से, चाहे पीटी हो, मेंस हो, हर दृष्टिकोण से पूरा मेहनत कीजिएगा। 1% भी कहीं पर कोताही नहीं रखनी है। और अगर एग्जामिनेशन पास करना हो तो कम से कम कंटिन्यूटी बनाकर ज़रूर रखिएगा। ओके, चलते अब पॉलिटी के सवालों को डिस्कस करें, तो उसके बाद मॉडल आंसर पर चलेंगे समय बर्बाद नहीं करते हुए। देखिए, पॉलिटी के सवालों में करंट अफेयर जो जोड़ना होता है वो मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर किस किस से संबंधित होते हैं, किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट्स। उसके अलावा अगर कोई ऐसा कानून बना है जिससे कार्यपालिका या न्यायपालिका में सुधारों की बात की जा रही है, या फिर अगर आपसे मैं बोलूं कि केंद्र राज्य संबंधों संबंधित कोई सुधार आया है, या फिर मैं आपको बोलूं कि देश के कर संरचना जो है, आर्थिक कर संरचना, उसमें कुछ सुधार हो रहा है, तो उससे जुड़े हुए करंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब संबंधित जो करंट होते हैं वो क्यों नहीं जोड़ पाते हैं। अब मूल समस्या पर चलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि राहुल गांधी का मामला है जो उनको संसद की सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई। इसको आप किससे जगह से जोड़ेंगे, आपसे मैंने पूछा। तो तब तक आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं जब तक आपको किस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से नहीं पता हो। जैसे मूल अधिकार जो होता है, इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप नहीं जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा और मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर समझाता हूँ आपको। यूपीएससी ने 2019 में और 2018 में, और इस साल भी पूछ सकता है, 2023 में भी शायद पूछ ले। यूपीएससी ने 2019 से पूछा कि विवाह करने की जो स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति जो विवाह करने की फैसला लेते, पीटी का सवाल है, वो फंडामेंटल राइट्स के किस आर्टिकल के तहत आता है। 2018 में पूछा कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स के किस आर्टिकल के तहत आता है, राइट टू प्राइवेसी। 2023 में मान लो जैसे सेम सेक्स मैरिज है, जो समलैंगिक विवाह का मामला भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, तो इससे जुड़े हुए सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन सवालों का जवाब देने आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन थोड़ा सा कठिन होता है उनके लिए जिन्हें पता नहीं होता है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में अच्छे से नहीं पता होता है। और इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है रटने की तुलना में, क्योंकि आर्टिकल 21 है, उस 21 में तो चयनपूर्वक सोने का अधिकार भी शामिल है। तो उसको आप रट के थोड़ी न जाएंगे, वो तो जीवन का अधिकार के तहत एक मूलभूत चीज़ होगा। इसी 2000 इस विवाह वाले में क्या होगा, आर्टिकल 21 आ जाएगा। राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का ही भाग है। और जैसे सेम सेक्स मैरिज पूछेगा तो ये तो वही हो गया ना, विवाहिक अधिकार। और ऑप्शन क्या क्या दिए थे उसने, आर्टिकल 25 भी दिया था, आर्टिकल 19 भी दिया था। 25 में सांस्कृतिक वाला है, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 21 भी दिया था। तो इसी हिसाब से इसको सोच कर करना पड़ता है। तो यानी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको मेंस में मेंस में आंसर राइटिंग में अगर आपको फंडामेंटल राइट्स जोड़ना है तो पहले उसको पढ़ना पड़ेगा आपको ढंगपूर्वक, आपको सीखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। सिर्फ रट के उसको आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि जैसे अभी चर्चा में है
कि ओबीसी का कैटेगराइज किया जाए या आर्थिक आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस, ये चर्चा में था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और बोला कि ये संवैधानिक रूप से सही है। ये फैसला दिया है कुछ दिन पहले ही। अब इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं या मेंस में पूछा जाए तो आप कहाँ से जोड़ेंगे? बोलेंगे कि आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया, उसके बाद इसको ऐड किया गया है संविधान में ईडब्ल्यूएस अधिकार को। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप रट के चले गए स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार वगैरह रट के, ऐसे नहीं होगा। उसको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए सांप्रदायिकता का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा था कुछ दिन पहले, तो जो अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, भारत में है ये चीज़। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें नैतिकता को भी जगह दी गई, नैतिकता के नाम पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोभ प्रलोभन देकर आप अपने धर्म का प्रचार कर लो, है ना। या अपने धर्म के सांस्कृतिक उत्सव मनाने का भी अधिकार है। तो ये धार्मिक अधिकार के तहत आते हैं, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो अगर आप उससे जुड़े हुए सवाल लिखते हैं, सांप्रदायिकता से जुड़े हुए चीज़ों को लिखते हैं, या धार्मिक चीज़ों को, जैसे आपसे पूछा गया कि होली, चलो सांप्रदायिक चीज़ों को ले, रामनवमी और ईद एक ही दिन पर जाए या रामनवमी और मुहर्रम एक ही दिन पर जाए, तो उसको आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का तो अधिकार है, लेकिन उसमें लोक व्यवस्था और कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है उस पर। तो ये आपको खुद ही जोड़ना आना चाहिए। ये तब होगा जब आप फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ये तो हो गया पॉलिटी के करंट की बात। अब आप क्या करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में कोई करंट देखते हैं, जैसे राहुल गांधी जी का मामला है, इसको आप आर्टिकल 19 से जोड़ सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना आर्टिकल 19, उससे जोड़ सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस का मामला है, तो ये समानता का अधिकार जो दिया गया है, उसमें आर्टिकल 15 और 16 से इसको जोड़ सकते हैं। ये तो पता ही है। सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, समलैंगिक विवाह की बात हो रही है, पुरुष पुरुष से विवाह करें, महिला महिला से विवाह करें। 377 को जब समाप्त किया गया था इसके हिस्से को, उसके बाद से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। तो इसको आप आर्टिकल 21 से जोड़ेंगे। कहाँ से आर्टिकल 21 में? जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ जो है, उससे जोड़ सकते हैं आप। तो ये आपको खुद ही जोड़ना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। जैसे फेक न्यूज़ की चर्चा में है, एक और उदाहरण मैं देता हूँ तो समझ जाएंगे आप। फेक न्यूज़ चर्चा में है, लेकिन फेक न्यूज़ के कारण गिरफ्तारियां हुई हैं। एनएसए लगाया गया। बिहार के ही यूट्यूबर थे, बहुत ही बड़े, बहुत जहाँ जहाँ जाके क्या क्या नहीं बोलते थे। खैर छोड़ो, उससे हमें मतलब नहीं। फेक न्यूज़ है, इसको आप कहाँ से जोड़ेंगे? आप बोलेंगे कि आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन आर्टिकल 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम भी लगाया गया है। सांप्रदायिकता नहीं फैला सकते आप, कानून व्यवस्था नहीं फैला। 2 राज्यों के बीच में आपने मतभेद पैदा करने की कोशिश की फेक न्यूज़ फैलाकर बिहार के मामलों में। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ कि इसको आप कहाँ से जोड़ेंगे? आर्टिकल 19(2) से जोड़ेंगे, आर्टिकल 19 से जोड़ेंगे। राज्यों के बीच में वैमनस्यता बढ़ाने के लेकर भी इसको लिख सकते हैं। इन पर एनएसए लगाया गया है। अब एनएसए लगा दिया गया फेक न्यूज़ के कारण, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एनएसए का दुरुपयोग हो रहा है। फिर आप आर्टिकल 124 के बारे में लिखिए, 153(a) के बारे में लिखिए। ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। फेक न्यूज़ फैलाने के लेकर एनएसए किस प्रकार से लगाया जा सकता है, ये भी बोलना चाहिए। गलती होता है तो उसको कानून के तहत आप सजा दोगे, कुछ भी थोड़ी ना लगा दोगे। तो ये चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये मैंने क्या सिखाया आपको? पॉलिटी में करंट को जोड़ना सिखाया है मैंने। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने निबंध पर आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज़ होता है। आपको थोड़ा सा समझ बनानी पड़ेगी किस न्यूज़ को कहाँ से जोड़ें। वो समझ कोई भी नहीं सिखा सकता, वो पढ़ते 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 आप सीख जाएंगे। न्यूज़पेपर्स को ज़रूर फॉलो किया कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ रहता है लिखा हुआ, जिसको आप आर्टिकल वगैरह पढ़ के जोड़ सकते हैं अपने आंसर से। एक बच्चे ने कमेंट किया आज भी कि अमूर्त विषय क्या होता है, ये बताइए मुझे। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो मूर्ति क्या है? वो मूर्त है। मूर्त मतलब दिख रहा है आपको। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आत्मा, आप क्या बोलोगे? पता नहीं कैसा होता, निराकार। आपके मन में एक छवि नहीं बन पाएगी। जैसे मैंने आपको बोला भगवान शिव, तो आपके मन में एक छवि बनेगी कि हाँ भाई, उनके गले में नाग होगा, सर पे गंगा होगा, चंद्रमा होगा, हाथ में त्रिशूल होगा, योगी की वेशभूषा में होंगे, है ना। ये आपके मन में बनेगा पूरा छवि। लेकिन मैं आपसे बोलूँ परमात्मा, आपके मन में कोई छवि बन रही है? नहीं बन रही है। मैंने आपको बोला, जहाँ कल मैंने ये समझाया था, चाह वहाँ राह,
कोई छवि बन रही है, कोई छवि नहीं बन रही है। वही मैंने आपसे बोला किसानों की समस्या, किसानों की समस्या, तो आपके मन में एक छवि बन रही होगी कि हाँ किसान, वो किसानों की कुछ छवि बन रही होगी, उनकी समस्याओं का एक छवि बन रहा होगा। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, इसमें कौन सी छवि बन रही है आपकी बताइए? कोई भी छवि बन रही है माथे में? तो यही होता है जिसमें कोई आकार, कुछ ऐसा निश्चित आपके मन में कोई निश्चित आकार जब किसी चीज़ का ग्रहण नहीं हो पाता है तो वही होता अमूर्त विषय, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है। उसको हजार तरीके के रूप में ढाला जा सकता है। जिसका कोई रूप नहीं होता उसका हर रूप संभव हो सकता है, और जिसका एक रूप निश्चित हो जाता है उसका बस केवल वही रूप होगा। अगर भगवान शिव को आपने एक रूप में देखा है, उसके अलावा उनकी कोई भी मूर्ति आपको कोई दिखा दो तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई दूसरा मूर्ति हो सकता है। आप उन्हीं चीज़ों को ढूंढेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाने की था। अमूर्त विषय इसी को कहा जाता है, जिसमें आपको फिलॉसफी आधारित, दर्शन आधारित या कुछ ऐसी सामाजिक समस्याओं से आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं जो स्वभाव में अमूर्त स्वरूप में हो सकते हैं, जिसमें सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसकी कोई एक रूपरेखा भी तय नहीं होती है लिखने की। मैं अभी इसीलिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाने वाला हूँ। चलते हैं मॉडल निबंध अलग अलग देखते हैं और आंसर राइटिंग की समस्याओं को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक आंसर को हमने लिया है, सबसे पहले देखिए आंसर के जिनका भी हो ज़्यादा टची नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है कि मैं क्रिटिसाइज़ वगैरह समझाने, मैं आप ही के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका आंसर राइटिंग बेस्ट हो जाए। हम लोग दूर बैठे हैं, आप बस एक आवाज़ से परिचित हैं मेरी, और तो कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए दूर बैठे हुए में जितना पॉसिबल होता है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आंसर के कंटेंट पर हम लोग बाद में जाएंगे, कंटेंट अभी मायने नहीं रखता है। सबसे पहले मायने रखता है कि आप लिखने का आपका तरीका क्या है। जो आंसर आपका पढ़ेगा वो उसका पढ़ने का मन करेगा कि नहीं, ये मायने रखता है। तो सबसे पहले क्या किया कीजिए, जो भी लोग आंसर लिख, मैंने इनको पहले भी बोला है, इससे पहले भी बार बार, जब भी आप आंसर राइटिंग करते दोनों तरफ से बिल्कुल स्पेस छोड़ना है। एग्ज़ाम में तो ऑलरेडी छोड़ के दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर लिखते हैं तो छोड़ कर लिखा कीजिए। दूसरी बात क्या होती है, जब आप लिखना शुरू करते हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ पैराग्राफ, पता है कैसे छोड़ा जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक लिखा है, इतना सारा इन्होंने लिखा इस पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा। अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ तक जाएगा। मैं क्या सिखा रहा हूँ, पैराग्राफ में अगर आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखा कीजिए। इस आंसर में मैं कमी दिखाता हूँ। यहाँ शुरू किया, आगे गया, पीछे, आगे, कोई एक निश्चित पैटर्न कहीं पर भी नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी सी ही सही, लेकिन बहुत मायने रखता है। जब आपका कॉपी 1 नंबर 2 नंबर भी कम मिलता है तो आप बाहर हो जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें मायने रखती है। इसलिए हमेशा, अब जैसे लाइन का एंड ही देखिए, कहीं पर कुछ भी दिख रहा है, आगे भागता है, पीछे भागता है, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक निश्चित क्रम में और लयबद्ध आंसर लिखने की कोशिश किया कीजिए। एक पैटर्न जैसा बनना चाहिए। पहला पैरा लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, इसी तरीके से लिखना है पैराग्राफ में। छोटे पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिए। छोटे पैराग्राफ का मतलब ज़्यादा नहीं। अब जैसे कोई सारे बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक उनका एक पैरा होता है, ये गलत तरीका होता है। छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए, जहाँ पर विषय वस्तु बदल रहा है निबंध का। जैसे अभी तक आप निबंध में हिस्ट्री के बारे में जिक्र कर रहे थे, मान लीजिए अगले से आपने सोसाइटी के बारे में जिक्र करना शुरू किया, तो जब सोसाइटी का आप लिखना शुरू करते तो वहाँ पैरा चेंज कर दीजिए। अगले मान लीजिए आप वैज्ञानिकता की तरफ जाए, विज्ञान से कुछ उदाहरण लेना चाहते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। कुछ विज्ञान में ही कुछ अलग क्षेत्र से उदाहरण लेना चाहते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। यही लिखने का वो शैली होता है जिसकी मैं बात कर रहा होता हूँ बार बार, कि आपकी शैली सही है या शैली सही नहीं है। यही वो चीज़ है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये चीज़ मायने रखता है क्योंकि आंसर राइटिंग में 300 नंबर का आपका ऐसे है, और निबंध में ये चीज़ बहुत मायने रखता है। जीएस में तो आप फैक्ट्स भर के अपना नंबर पा लेंगे, पॉइंट में ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट 6 लिख दिया, 10 पॉइंट पक्ष में लिख दिया, विपक्ष में लिख दिया, और आपको नंबर मिल जाएंगे। निबंध में थोड़ा सा कठिन होगा। अब चलते हैं कुछ और निबंधों की तरफ। इनका कंटेंट अच्छा है, अगर मैं पढ़ाऊँ इनको, कुछ गलतियाँ भी हैं, जैसे मैं बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जाओ, जाओ नहीं जागो।
प्रयास करो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति का अधिकार हथियार है साहस, आत्मविश्वास और जुनून। और बीच में लिखना चाहिए था, अगर व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से कुछ करना चाहे तो वह व्यक्ति अपनी राह खुद बना लेता है। खुद एक ही बार ही होगा बना। अगर वो अपने मन में ठान ले लेकिन कि उसे यह मंजिल पाना है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब देखो इन्होंने पैराग्राफ फिर कहाँ से बदल दिया, फिर देखो अगला लाइन पैराग्राफ का कहाँ पर जा रहा है, फिर ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने बीच में। तो यही वो लयबद्धता टूटती जाती है। जब आप पैराग्राफ में लिखना शुरू कर रहे हैं तो पैराग्राफ 5-6 लाइन का तो कम से कम लिखिए, उसके बाद फिर अगला 5-6 लाइन का लिखिए, 10 लाइन का लिख लीजिए, लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं जाना है। समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूँ? इनका कंटेंट सही है लेकिन कंटेंट की कमी है क्योंकि कम लिखा है इन्होंने। 10 पेज तक आपको पहुँचना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं, कितने दिनों से लिख रहे हैं आप? 12 फरवरी एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का और 12 मार्च बीत गया, 12 अप्रैल बीत गया, 12 मई आने वाला है। 3-4 महीने हो जाएंगे। अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर मुश्किल होता है। अब कोशिश तो ज़्यादा करना ही चाहिए। जब भी किसी निबंध को लिखते हैं, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इनके में तो नहीं है, बहुत सारे लोग काटते बहुत हैं बीच बीच में। जैसे ये लाइन लिखा और अगला ही बार इसको घस दिया, फिर यहाँ से शुरू कर लिया। ये गलत इम्पैक्ट डालता है। इसलिए निबंध लिखने से पहले एक काम कर सकते हैं आप, पेपर के पीछे रफ़ कर लीजिए, थोड़ा सा रफ़ करके एक लय बना लिया कि पहले मुझे ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है और यहाँ तक निष्कर्ष तक जाके ख़त्म कर देना है। उससे आपके कॉपी में ज़्यादा काटने बांटने का काम नहीं होगा, तो अच्छे अंक मिलेंगे आपको। ओके, अब चलते कुछ और अच्छे निबंधों पर, और अच्छे बुरे आप डिसाइड कीजिएगा और मैं जजमेंट नहीं हूँ, मैं उसमें कमियाँ ढूंढूंगा और उसको आपको अच्छा बुरा बताने की कोशिश करूँगा। ये एक निबंध है, एक स्टूडेंट का है कि दशरथ मांझी एक बेहद पिछड़े इलाके से आते थे और आदिवासी जाति के थे। आदिवासी कोई जाति नहीं होती है, गलत। आदिवासी जाति नहीं होती है, जाति हम लोगों में होती है। आदिवासी बस आदिवासी होते हैं, वो अलग अलग मूल के होते हैं, अलग अलग जगह निवास करते हैं, उसके आधार पर होते हैं। वे जिस गांव में रहते थे वहाँ से पास के गांव में जाने के लिए पूरा पहाड़ पार करना होता था, पास करना होता था। इन्होंने लिखा है पास नहीं होता है, पार होगा। ओके, उनके गांव में ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पानी की और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं। उनकी पत्नी की मृत्यु पहाड़ से गिरने व उपयुक्त उपचार के अभाव में हो गई थी। यह बात उनके मन में घर कर गई। उसके बाद दशरथ मांझी ने यह संकल्प किया कि वो अकेले अपने दम पर पहाड़ के बीचों बीच रास्ता निकालेंगे और 22 वर्ष को कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने इस काम को पूरा किया। बहुत सारे लोगों ने दशरथ मांझी जी का एग्जाम्पल दिया है और अच्छा एग्जाम्पल है, इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? अच्छा एग्जाम्पल है। मैं आपको अलग अलग कहानियाँ बताऊँ। देखो, इन्होंने जब दशरथ मांझी जी की कहानी ख़त्म की उसके बाद से इनको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था। दिखाता हूँ मैं, और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बीच में चेंज कर सकते थे और अच्छा निबंध बनता। समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इन्होंने दुष्यंत कुमार जी का भी कुछ लाइन लिखा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। अब इसको आप अलग से लिखिए ना, इसको यहाँ से लेकर यहाँ 2 लाइन में लिखिए। रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। क्यों बीच में आपने इस लाइन को घुसा दिया? कितना अच्छा लाइन है, इसको अलग से लिखिए बीच में, फिर उसके नीचे से लिखना शुरू कीजिए। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने ये गलती की है। उसके बाद इन्होंने कंटेंट लिखा है, कंटेंट निसंदेह बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने, लिखने का तरीका भी सही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इतना अच्छा निबंध है, अमूर्त विषयों में पॉइंट की क्या ज़रूरत पड़ गई गुरु? क्यों लिखना पॉइंट्स में इतना अधिक? सीधा सीधा पैराग्राफ में लिखते जाइए कहानी के जैसे। जैसे जो पढ़ना शुरू करे तो वो समाप्त कब हो जाए निबंध उसको पता ही न चले। ओके, बाकी अगर आगे बढ़ेंगे, इन्होंने बाकी आगे का हिस्सा बहुत ही अच्छा से लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। ग्रुप में निबंध है और वहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। कहीं कहीं पर हिंदी और स्टेटमेंट में लिखने में इन्होंने थोड़ी कोताही की है। लगभग में हर क्षेत्र को इन्होंने कोशिश की है छूने की। अच्छा निबंध लिखा है इन्होंने, अगर कविता कहानी हर चीज़ को इंक्लूड किया है। लेकिन वो दिखता नहीं इनकी कविता। जैसे वो पैराग्राफ में दुष्यंत कुमार की लाइन ढूंढनी पड़ी हमें, पहले ही नज़र जाना चाहिए उस पर। दशरथ मांझी की जीवनी के बाद थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। जैसे वो पढ़े जीवनी उनकी, थोड़ा सा 2-4 लाइन, उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आए। ये मैं क्या सिखा रहा हूँ? लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ। बाकी आपके पास कंटेंट तो है ही, इनके पास भी कंटेंट है, आपके पास भी होगा। ओके, अब एक और निबंध पर चलते हैं। वही टॉपिक है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इन्होंने मूवी के लाइन से शुरू किया है, वही ओम शांति ओम वाला, शिद्दत से चाहो वाला। उसके बाद इन्होंने देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं ऐसा।
उस मूवी के बारे में थोड़ा सा लिखा, आगे फिर पैराग्राफ चेंज, फिर पैराग्राफ चेंज, फिर पैराग्राफ चेंज, आगे बढ़ते गए महात्मा गांधी वगैरह आ गए, दशरथ मांझी भी आ गए बीच में, फिर अपने बचपन की कहानी आ गए। अब इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, खामियां निकालेंगे, ये हमारा काम ही वही है। पूरा इन्होंने लिखकर अंत में खूब सारा लिखा है और समाप्त कर दिया। अब मैं बताता हूँ इसमें कमी क्या था। जब आप निबंध लिखना शुरू करते हैं, एक लय में लिखा कीजिए। लय का मतलब क्या होता है? लय और क्रम, खास तौर से अमूर्त विषयों में। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप पहले इतिहास से एग्जाम्पल उठा रहे हैं तो इतिहास के सारे एग्जाम्पल एक जगह पर रखिए। अगर आप सोसाइटी से एग्जाम्पल उठा रहे हैं, समाज से, तो उसको एक जगह पर रखिए। अगर आप वैज्ञानिक प्रयास एडिसन के बारे में लिख रहे हैं, APJ कलाम के बारे में लिख रहे हैं, तो उन सबको एक जगह लिखिए। अगर आप माइथोलॉजी से कुछ ले रहे हैं, रामायण महाभारत का उदाहरण ले रहे हैं, तो उसको एक जगह लिखिए। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक लयबद्ध होता है, क्रम में होता है। अपने कुछ अनुभव जो होते हैं उसको हमेशा शुरुआत में डालने की कोशिश की। एक बच्चे ने डाला था, आज ही निबंध चेक किया, जिसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान के अपने अनुभव डाले हैं शुरुआत में। ये भी सही है, उसको हमेशा शुरुआत में लिखिए। उसके बाद आप इन चीज़ों को लयबद्ध में, एक जगह वैज्ञानिक में से सारे उदाहरण ले लिए, एक जगह माइथोलॉजी में से ले लिए, एक जगह हमने हिस्ट्री के सारे उदाहरण लिख दिए। इसी को बोलते हैं लयबद्धता। ओके, और एक पर मैं ले चलता हूँ। इंट्रो सबके दिखा रहा हूँ, अलग अलग होते हैं, व्यक्ति के सोच समझ के हिसाब से इंट्रो लिखते हैं लोग। ओके, जैसे एक और निबंध है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अमूर्त विषय के निबंध सही या गलत नहीं होते हैं। वो होता है कि कितना ज़्यादा उस व्यक्ति के अपना सोचने की क्षमता कितनी है, किस दिशा में वो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, उस दिशा से वो ज़्यादा उदाहरण लेकर आएगा। ओके, इन्होंने ये एक और कॉपी है, जहाँ चाह वहीं राह, वही वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के मोह में दीवाने हो चुके थे। ऐसा शब्द कम से कम मत लिखिए तुलसीदास जी के बारे में, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में इतना ज़्यादा किया है। आप मोह में बंध गए थे, मोह में पड़ गए थे, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ इस तरह के शब्द को मत लिखिए उनके लिए। एक दिन दीन, इसका मतलब होता है गरीब। ओके, दिन होता है एक दिन। ओके, उनकी पत्नी रत्नावली ने उनके मोह संस्कार को धिक्कारा तथा प्रभु से प्रीत लगाने को कहा। पत्नी की बात गोस्वामी जी के दिल में बैठ गई। उन्होंने सब कुछ भुलाकर राम में अपना मन लगा लिया। रामचरितमानस तथा अनेक भक्ति काव्य की रचना कर डाली तथा लाखों करोड़ों का मन ईश्वर की ओर जुड़ाया, गलत, ईश्वर की ओर लगाया, ईश्वर की ओर करने की कोशिश की। ओके, उपर्युक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारों से यह समझ आता है कि अगर चाह या इच्छा भले एवं आदर्श हो तो राह खुद ब खुद बन जाता है, खूबसूरत नहीं, खुद ब खुद बन जाता है। अतः सबसे पहले हमें जहाँ चाह वहाँ राह के विषयों को समझने का प्रयास करना चाहिए। एवं जहाँ चाह वहाँ राह से क्या तात्पर्य है और हम सबको कैसे राह को प्रशस्त करने हेतु चाह के प्रति लगाव, पेज आगे पीछे हो गया है, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। ओके, सर्वप्रथम जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ पर विचार करें तो इसको विभिन्न आयामों से जोड़ा जा सकता है, जैसे इतिहास, राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर, ऐतिहासिक स्तर, आर्थिक स्तर इसमें शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करें तो अब्राहम लिंकन, जिनको अब इन्होंने राजनीति के बारे में लिखा है, ये इनका सबसे अच्छा तरीका था। इन्होंने राजनीति से जुड़े हुए एग्जाम्पल एक जगह लिखे हैं, माइथोलॉजी से जुड़े हुए एक जगह लिखे हैं। आयाम कुछ कम जरूर लिखे हैं क्योंकि और लिखना चाहिए था। राजनीतिक स्तर समाप्त करने के बाद आर्थिक स्तर के बारे में एक जगह लिखा है इन्होंने, आर्थिक के बाद अलग अलग ऐसे ही लिखा है। आप भी कोशिश कीजिएगा, ग्रुप में बहुत सारे हैं निबंध जिसको पढ़ के आप कोशिश कर सकते हैं उसको लिखने की। लिखना की कोशिश जब तक नहीं करेंगे आप नहीं लिख पाएंगे, ये चीज़ तय है। मैं सबके इंट्रो इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको समय की बर्बादी के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। इंट्रो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि उससे आप सीखें कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है। इंट्रो अलग अलग क्षेत्रों से लिए जा सकते हैं। एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिखा है, राम की शक्ति पूजा, निराला जी की सबसे फेमस कविताओं में से एक है, बहुत ही अच्छा लिखा था, लेकिन उनके पास कंटेंट की कमी थी इसलिए अधूरा रह गया। सिर्फ इंट्रो कविता से ही निबंध पूरी नहीं हो सकती, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, कंटेंट भी होना चाहिए। कंटेंट जब तक नहीं होगा 10 पेज का, 12 पेज का, 9 पेज का, तो तब तक आप नहीं अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और 100 नंबर का निबंध है,
10 पेज भी नहीं लिखेंगे तो आपको 30 नंबर 25 नंबर बिठा के छोड़ दिया जाएगा। 3 निबंध में मान लो मिला के दे दिया उसने 75 नंबर, तो आप तो ऑलरेडी बाहर हो गए, कहाँ सोच भी नहीं सकते 75 नंबर में निबंध पेपर में ला के पास होने का। तो इसलिए मैं आपको बार बार सचेत कर रहा हूँ कि कम से कम 10 पेज लिखेंगे तो कम से कम 50 नंबर तो देगा, कम से कम तो देगा। 3 निबंध मिला के 150 नंबर तो देगा, है ना। तो इतना तो आपको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा कंटेंट तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। जिनके पास कंटेंट नहीं है, फोकस उसी पर कीजिए अभी, पढ़ने पर, कि कहाँ से कितना ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करें। चीज़ों को पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जीवनी पढ़िए, बड़े बड़े महान जो हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र के लोग हुए हैं उनकी, और साहित्य पढ़िए, कविता कहानी पढ़िए, अपने जीएस के सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए, टेक्स्ट बुक पर ध्यान लगाइए। फैक्ट रट के आप पास नहीं हो सकते निबंध का पेपर। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपके पास कंटेंट इकट्ठा होगा। दूसरे लोगों के निबंध को पढ़ सकते हैं, उसमें से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, जिसको आप लिखकर अपनी नोटबुक में रख लीजिए। अगली बार आप उसको यूज कर लीजिएगा। कौन किसको रोकने जा रहा है, किसके कॉपी से क्या देखकर आप लिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए। ओके, तो मैंने जो आंसर राइटिंग सिखाने की कोशिश की है, कुछ निबंध के आपको पढ़ाए हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल, आप इसमें जहाँ चाह वहाँ राह में, मैंने पिछले बार भी समझाया था कहाँ कहाँ से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको देकर लिखने की कोशिश कीजिएगा। निबंध में जो कमियाँ होती हैं उसको भी मैंने समझाने की कोशिश की है। लयबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, हिंदी मसूदियाँ नहीं होनी चाहिए, तरीका कैसे होना चाहिए, पैराग्राफ कहाँ पर छोड़ते हैं, सब कुछ सिखा दिया है। लिखना आपको है। धन्यवाद। कैसा लगा है लेक्चर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।